ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। दिनेश जी, सुनील शुक्ला जी, सुरेश गोपी भी केरल से मंत्री बनने जा रहे हैं सर, नाम आ चुका है, उनका भी आ गया सर। तो अभी किसी को छोड़ा नहीं है। तो अन्नामलाई वहां से आ रहे हैं, हालांकि अन्नामलाई का जो लिस्ट मेरे पास है उसमें नाम नहीं है, लेकिन एक दूसरी खबर में नाम है उनका, वो मैंने देख लिया है। रवनीत बिट्टू भी आ रहे हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो हारे हैं और कुछ जीते, सुरेश गोपी तो खैर जीते हैं, तो उनको भी लेके आ रहे हैं। तो एक बैलेंस बिठाने की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट से किरण रिजिजू आ रहे हैं, और बाकी कौन आएगा अभी पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि वहां अधिकतर जो है, सिक्किम से एसकेएम जीती है, मेघालय से भी जीतने वाले दूसरे लोग हैं, नागालैंड से उनकी जो सहयोगी पार्टी है एनडीपीपी है वो जीती है, और एक मिजोरम से नीचे जो उनका जेडपीएम एक पार्टी जो है वो जीती है। तो हो सकता है बाद में वो भी उनके साथ चले जाएं, तो एक चांसेस है। अभी सुनील जी, अगर आपसे मैं सिंपल सा एक प्रश्न पूछूं कि अभी यहां से आपको क्या परिदृश्य अगले कुछ महीनों के लिए उभरता हुआ नजर आ रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और ऐड कर लूं, इस सरकार को बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक कुशन मिला है। 2.11 लाख करोड़ का तो आरबीआई का डिविडेंड मिला है, इतिहास में सर्वाधिक, प्लस साथ में जो आपके बैंकों के और पीएसयूज के जो डिविडेंड है वो भी 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गए हैं। तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कुशन मिला है, जो शायद भारत की सरकार को, किसी भी सरकार को 75 सालों में कभी नहीं मिला था। सर सुनील जी। नहीं, सही है। अगर ये इसका लाभ जनता तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय भी है। लेकिन जो आपने बात कही कि आने वाले दिनों में, मेरा मानना यह है कि अगर यह सरकार जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के राजनीतिक हितों को इग्नोर करने की कोशिश करेगी तो बहुत स्मूथ नहीं चल पाएगी। मेरा भी मानना है कि यह सरकार विभिन्न दलों के में तोड़ फोड़ की कोशिश अभी तत्काल नहीं शुरू करेगी, क्योंकि अगर तोड़ फोड़ की कोशिश शुरू हुई तो जेडीयू और टीडीपी दोनों इसको स्वीकार नहीं करेंगी, और इनसे तत्काल मोर्चा लेना मुझे लगता है कि बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। तीसरी बात कि जो इनके पक्ष में वकालत करने वाले लोग हैं, हवा बनाने वाले लोग हैं, माहौल बनाने वाले लोग हैं, वो कितना भी माहौल बना ले, लेकिन सवाल वही हम क्या होता है कि आम व्यक्ति आंकड़े पढ़ करके अपनी धारणा नहीं बनाते। अगर वह गरीबी झेल रहा है तो गरीबी झेल रहा है, अगर आर्थिक विषमता है तो आर्थिक विषमता है, अगर चीजें महंगी हैं तो चीजें महंगी हैं, अगर रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं तो रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। और आप भले उनके सारे दुनिया भर का आंकड़ा बता दीजिए, जब यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, और ये लोग स्वीकार नहीं करते। और अगर लोग इसको स्वीकार कर रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी को 240 पे सिमटना नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बम्पर तरीके से जीत करके आती और 400 600 का जो उसका नारा था वो पूरा होता। मेरा अपना मानना है कि टीडीपी के साथ और जेडीयू के साथ निर्वाह करना बीजेपी और इन दोनों के साथ ही बहुत आसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी उनके राजनीतिक एजेंडे को बढ़ने अगर देती है तो अपने मतदाताओं को निराश करेगी। उनका जो एजेंडा है उसमें अल्पसंख्यकों को वरीयता देना शामिल है, उनके हितों की रक्षा करना शामिल है, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में उनके खिलाफ मोर्चा खुले रखना ये उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर वो अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो दोनों अपने आप को कैसे साधेंगे वो अलग एक बड़ा विमर्श होगा ही। मेरा अपना मानना यह है कि अभी दोनों भी दल, सही है कि जेडीयू और टीडीपी दोनों तत्काल कोई संघर्ष नहीं शुरू करने वाले हैं। उनको भी अगर उनको निकलना होगा तो उनको भी एक मजबूत कारण चाहिए कि हम किस बिनापन से निकल रहे हैं, और बीजेपी जल्दी वो कारण देना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको अभी अपनी सरकार चलानी है, और सरकार चलाने के लिए इस तरह के जो समझौते हैं जो उनको बहुत प्रभावित नहीं करेंगे राजनीतिक रूप से, वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एकदम हेड ऑन खड़े हो जाए दोनों एक दूसरे के खिलाफ, यह तत्काल अभी स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन मेरी आशंका है कि यह सरकार स्मूथ रूप से चल नहीं पाएगी, क्योंकि हितों की टकराहट सहयोगी दलों में और बीजेपी में बहुत ज्यादा है। जी।